नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें VRB एजुकेशन जो है प्लेटफॉर्म YouTube पर आप सभी के लिए सभी के एग्जाम्स की तैयारी करवाने की पूरी कोशिश कर रहा है और आप घर बैठे निःशुल्क तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। तो जो संस्कृत की सीरीज स्टार्ट की हुई थी उसी टॉपिक पर आपका स्वागत करता हूँ। इससे पहले हमने संस्कृत के 3 टॉपिक्स इसमें क्लियर कर दिए हैं। एक टॉपिक आया था वर्ण विचार, जिसको 7 से 8 वीडियोज में कंप्लीट किया गया और 15-16 वीडियो में हमने इसमें जो संधि टॉपिक आता है उसको कंप्लीट किया और फिर 7 से 8 टॉपिक में ही हमने कंप्लीट किया है इसमें कारक वाले टॉपिक को। तो आज का जो टॉपिक चल रहा है वो अपना समास का चल रहा था। इस समास के अंतर्गत हमने कई समास के 2 समास का परिचय डाला था एक टॉपिक में, उसके एक वीडियो में। उसके बाद जो अगला जो 2-3 पॉइंट्स आए थे उन 2-3 पॉइंटों में हमने 2-3 समासों को कंप्लीट भी कर लिया है। तो हम जो तत्पुरुष समास को लेकर के जिक्र कर रखा था, टॉपिक जो चल रहा था वो था अपना तत्पुरुष समास। उसी तत्पुरुष समास को स्टार्ट करता हूं। तो तत्पुरुष समास के अंतर्गत जो टॉपिक हमने पढ़ लिया था उसमें जो टॉपिक आया था, एक वीडियो जो पहले अपलोड कर दी गई है वो थी व्याधिकरण तत्पुरुष समास की एक वीडियो। आज व्याधिकरण तत्पुरुष समास की दूसरी वीडियो को लेकर के आज अपन चर्चा कर रहे हैं। तो व्याधिकरण तत्पुरुष जो समास है, इस व्याधिकरण तत्पुरुष समास में आपने पढ़ा था कि वैसे तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं, एक व्याधिकरण तत्पुरुष समास और दूसरा इसमें आता है समानाधिकरण तत्पुरुष समास। व्याधिकरण तत्पुरुष जो समास होता है इसके अंतर्गत विभक्तियों का लोप होता है और लोप होने के कारण ही इसे व्याधिकरण तत्पुरुष समास के नाम से जाना जाता है। एक बच्चा समानाधिकरण तत्पुरुष समास आता है जिसमें विभक्तियां क्या होती है, समान पद वाली होती है, तो वहां पर विभक्तियों का लोप नहीं होता है। वहां पर उपमान, उपमेय वगैरह, क्रमधारी, द्विगु, नए तत्पुरुष समास, प्रादि, अलुगति वगैरह समास इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है जी। तो तत्पुरुष समास जो था, आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा। तत्पुरुष समास को बेटा 2 भागों में विभाजित कर देते हैं अपन। एक तो आता है इसमें व्याधिकरण तत्पुरुष समास और दूसरा इसमें आता है समानाधिकरण तत्पुरुष समास। एक है बच्चा व्याधिकरण तत्पुरुष समास और दूसरा आता है इसमें समानाधिकरण तत्पुरुष समास। ये जो व्याधिकरण तत्पुरुष समास है, इस व्याधिकरण तत्पुरुष समास में मैंने अभी एक जो वीडियो आपको डाल दी है उसके बारे में बता देता हूं। वैसे तो बच्चा विभक्तियों का लोप जो होता है वो व्याधिकरण तत्पुरुष समास में होता है। विभक्तियों का लोप होता है यहाँ पर। और जहां पर विभक्तियां समान होती है वो समानाधिकरण तत्पुरुष समास होता है। जहां विभक्तियां का लोप हो वो व्याधिकरण तत्पुरुष समास और जहां विभक्तियां समान हो वो समानाधिकरण तत्पुरुष समास। इसमें कौन कौन सी कहां से विभक्तियों का लोप होता है, तो यहाँ पर अपन बात करते हैं द्वितीय विभक्ति से लेकर के और सप्तमी विभक्ति तक का इसमें लोप होता है। द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक का क्या होता है, इसमें लोप होता है। और इस वाली वीडियो जो है बच्चा, इसमें मैं आपको द्वितीय चतुर्थी ये हमने बात कर ली है। तो सेकंड की बात कर ली, द्वितीय विभक्ति की, थर्ड की विभक्ति की बात कर ली है और चतुर्थ विभक्ति की बात कर ली है। इसको हमने पीछे वाली वीडियो में क्लियर कर दिया था। आज की जो वीडियो रहेगी अपनी वो पंचमी विभक्ति को लेकर के, षष्ठी विभक्ति को लेकर के और सप्तमी विभक्ति को लेकर के रहेगी। तो इन तीनों को एक ही इस वीडियो में कंप्लीट कर रहा हूँ। अलग अलग से अच्छे से शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश कर रहा हूं। यदि मेहनत अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करा करें। चलो बच्चा पॉइंट स्टार्ट करते हैं अपन। अब इसमें चतुर्थी विभक्ति को पॉइंट लेकर चल रहा, पंचमी विभक्ति चतुर्थी तक हो गया था, पंचमी विभक्ति इस टॉपिक स्टार्ट करता हूं। पंचमी विभक्ति आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि अब उसको दोबारा रिपीट करने से कोई फायदा है नहीं और आप उसको जरूर देखते चलिएगा। पंचमी विभक्ति में बच्चा एक ही सूत्र आता है, वो आता है पंचमी भयेन। पंचमी भयेन का अर्थ होता है कि पंचमी में भय शब्द जो आते हैं उन शब्द का यहाँ से प्रयोग होता है स्वबंत के साथ में। तो एक सूत्र याद रखना आपको, पंचमी भयेन। आपसे ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, पंचमी भयेन में कौन सा समास है या पंचमी भयेन से कौन सा समास होता है। तो पंचमी भयेन से कौन समास होता है, पंचमी विभक्ति होती है या फिर इसमें तत्पुरुष समास होता है। बच्चा यहाँ पर शब्द मिलते हैं, यदि आपको भय शब्द मिल जाए, यदि आपको भी शब्द मिल जाए, यदि आपको भीत शब्द मिल जाए और यदि आपको भीति शब्द मिल जाए, अगर ये सब जहां पर मिल जाते हैं वहां पर कौन सा समास होता है, तो आप आंसर क्या आ जाएगा, पंचमी विभक्ति होती है। तो पंचमी भयेन सूत्र से हमें यह पता चला कि भय, भी, भीत, भीति, भय, भी, भीत, भीति आदि शब्दों के रहने पर, आदि शब्दों के रहने पर पंचमी विभक्ति होती है।
पंचमी विभक्ति होती है। पंचमी विभक्ति होती है। एग्जाम्पल देखिएगा इनके, जैसे एग्जाम्पल आपके सामने लिखता हूं मैं। एक एग्जाम्पल मिलेगा पेपर में आपको, सिंह भयम, ये एग्जाम्पल मिलेगा सिंह भयम, तो यहां पर आपको भय शब्द पीछे मिल रहा है। दूसरा मिले सर्प भयम, तो ये भी ठीक है जी। एक मिले नर्प भयम, वक्र भी, यदि मिल जाए वक्रात भी, तो वक्र भीति, वक्र भीत, राम भय। चलो जी, ऐसे आपको शब्द मिलेंगे और अपने को लास्ट में सिर्फ क्या देखना है, तो यहाँ पर भय शब्द है, भय है, भय है, भी शब्द मिला, फिर यहाँ पे बच्चा भीति मिला, भीत मिला, भय शब्द मिला। तो आप ये देख रहे हो कि सारे के सारे शब्द यही हैं जो अपन ने इसमें लिखे हैं सूत्र के अकॉर्डिंग। बस आपको यहाँ पर क्या करना है, पंचमी विभक्ति लगाना है। किसमें पंचमी विभक्ति लगाना है, यहाँ पर विभक्ति का लोप हो चुका है, उसमें सिर्फ आपको विभक्ति जोड़नी है समास विग्रह में, और कुछ नहीं करना। सिंह है बच्चा, तो सिंह का आप क्या कर दोगे, सिंघात। जैसे रामात होता है ना पंचमी विभक्ति बहुवचन में, वैसे यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंघात। पीछे आपको एज लिखना है सिंघात भयम। बस सर्प भयम, तो सर्प भयम का क्या बन जाएगा, सर्पात भयम। सर्प भयम का बन जाएगा बेटा सर्पात भयम। नर्प भयम, इसका आ जाएगा नरपात भयम। ऐसे यहाँ पर अपन ने लिखा राम भयम, तो राम भयम का क्या आ जाएगा, रामात भयम। पंचमी विभक्ति बस आपको इसमें जोड़ते चलना है। राम भयम का क्या बन जाएगा, रामात भयम। उसके बाद है वक्र भी, वक्र भी का क्या बन जाएगा, वक्रात भी, वक्रात भी। तो आप बड़े ही आसानी से इनको आप सोल्व कर सकते हैं। बस आपको ये शब्द याद रखने हैं। वक्र भीति, तो वक्रात भीति, वक्रात भीति, वक्र भीत है, वक्रात भीत है। तो ये लो जी आपका एक पंचमी विभक्ति हुई। पंचमी विभक्ति के अंतर्गत हमने बात की है पंचमी भयेन सूत्र से। इस सूत्र में कहता है कि भय, भी, भीत, भीति आदि शब्दों के रहने पर पंचमी विभक्ति का लोप हो जाता है। समास विग्रह करते हैं तो उस पंचमी विभक्ति अपन लगा देते हैं, अन्यथा इसमें लोप हो जाता है। तत्पुरुष समास का ही एक आपका एग्जाम्पल है। उसके बाद बच्चा आता है तत्पुरुष पंचमी विभक्ति के बाद छठी विभक्ति बात करते हैं, षष्ठी विभक्ति की। षष्ठी विभक्ति में आपको 3 से 4 इसमें एक तरीके से सूत्र या इन शब्दों का प्रयोग मिलता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछी गई है। षष्ठी विभक्ति का जो पहला सूत्र आता है वो आता है षष्ट्यांत, और षष्ट्यांत का अर्थ होता है षष्ठ प्लस अंत। अंत वाले शब्द के साथ में सुबंत के साथ में षष्ठी विभक्ति समास होता है, ऐसा कहता है ये। तो कह रहा है कि षष्ट्यांत शब्द मिलेगा आपको वहां पर। षष्ट्यांत, षष्ट्यांत में कौन सा समास होगा, पंचमी विभक्ति, पंचमी भयेन आया था वैसे ही षष्ट्यांत सूत्र से षष्ठी विभक्ति होती है। तो कह रहा है षष्ठी प्लस में अंत, तो षष्ठ्यांत शब्द के बाद में, षष्ठ्यांत ये मतलब षष्ठी विभक्ति के बाद की बात करें, षष्ठ्यांत शब्द का सुबंत के साथ, सुबंत का अर्थ होता है बच्चा सार्थक शब्द, सुबंत के साथ षष्ठी विभक्ति होती है, षष्ठी विभक्ति होती है। षष्ठी विभक्ति होती है। षष्ट्यांत शब्द का सुबंत के साथ में कौन सी विभक्ति होती है, षष्ठी विभक्ति होती है। एग्जाम्पल आपको बड़े ही आसानी से याद हो जाएंगे, बस आपको छठी विभक्ति लगानी है। बेटा ये एग्जाम्पल मिला, राजपुरुष है, तो बस यहाँ पर आपने देखा ये राज है, और बच्चा राज में फिर यहाँ पर क्या आ गया, राजपुरुष है, तो यहाँ षष्ठी विभक्ति लगा दो, क्या बन जाएगा, राज्ञः पुरुष है। राजपुरुष है क्या बन गया, राज्ञः पुरुष है। चलो अगला एग्जाम्पल, अगर मिल जाए आपको राजपुत्री, और पुत्री के स्थान पे यदि पुत्र भी मिल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। राजपुत्री मिला, क्या किया आपने इसका आंसर, राज्ञ पुत्री, षष्ठी विभक्ति लगाते चलो। राजपुत्री का बन गया राज्ञ पुत्री। राजपुत्री और राज्ञ पुत्र का हो तो अगर पुत्र हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमको षष्ठी विभक्ति ही लगानी है, सिर्फ इतना करना है। राजपुत्र था तो बन गया राज्ञ पुत्र, ठीक है। अब आ जाए बेटा क्या नाम है, राज उद्यान, राज्यो उद्यान या राज प्लस उद्यान ये शब्द है, और गुण यहाँ पर गुण संधि होते के ए और मिलकर के ओ हो चुके हैं, तो बेटा यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, राज्ञ उद्यान,
राज उद्यान का भी क्या बन जाएगा आपके सामने यहाँ पर, राज उद्यान था, राज्य उद्यान बन गया। अब जैसे मेरा नाम लोकेश है, ठीक है जी, जैसा कि आप जानते हो, नहीं भी जानते हैं तो फिर बता देता हूँ, मेरा नाम लोकेश है। तो बेटा लोकेश शब्द में कौन सा समास है भाई, लोकेश शब्द क्या, हमको क्या करना पड़ेगा, पहले संधि विच्छेद करनी पड़ेगी। मैं कोई बड़ाई के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सिर्फ शब्द जो पेपर में आते हैं वो कई बार ये मिला है सुरेश। सुरेश शब्द में कौन समास है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि संधि है समास है, भाई संधि तो है ही है, समास भी यहाँ पर, और समास है तो कौन सा समास है, विभक्तियों का लोप हो चुका है इसलिए समास यहाँ पर चेंज हो चुका है, ठीक है जी, विभक्ति का लोप हुआ इसलिए यहाँ पर समास भी इंपॉर्टेंट आता है बच्चा। लोक शब्द है और एक शब्द है ईश। लोक का होता है संसार, संसार, लोक का अर्थ क्या होता है संसार, और ईश का अर्थ क्या होता है ईश्वर। संसार का क्या बन गया, ये ईश्वर, इस शब्द का अर्थ हो गया लोक प्लस ईश है। ऐसे बेटा सुरेश अगर मैं दो भागों में विभाजित कर देता हूं तो एक बनता है सुर, सुर यानी देवता, सुर का अर्थ क्या होता है देवता, सुर प्लस में ईश है, सुर का अर्थ क्या होता है देवता, और ईश यानी ईश्वर। तो इसी प्रकार से आप इसको आसानी से कर सकते हो बेटा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ संधि विच्छेद किया था तो ये तो ठीक है, लेकिन यदि आप समास भी पूछ लेता है तो आप संसार को संस्कृत में क्या लिखते हैं, लोक लिखते हैं। तो लोक में फिर लोक तो बहुत बड़ा होता है तो क्या बन जाएगा लोक का नाम, और ईश्वर का फिर बन जाएगा ईशय। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा शब्द समास विग्रह करके लोक का नाम ईशय है, ये आपके सामने शब्द बनेगा लोक का नाम ईशय, ठीक है। उसके बाद एक एग्जाम्पल आया सुरेश है, तो यहाँ पर सूर्य यानी देवताओं के, ईश यानी ईश्वर, तो सुराणाम ईश है, देवता के ईश्वर को सुराणाम ईश बन गया आपके सामने। ये संधि पूछे तो संधि बता दो, समास पूछे तो समास भी बता सकते हो आप। उसके बाद बच्चा जैसे एक शब्द है नृपति, नृपति, नृपति। अब बेटा नृ यानी जनता का और पति यानी राजा, पति को क्या कहा गया राजा, ठीक है। तो राजा के लिए नृपति शब्द का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर निराणाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा निराणाम पति। तो बेटा इसका क्या बन गया निराणाम पति, जनता जो है उसके ऊपर राज करने वाला नृपति कहलाता है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट इसमें लेते हैं लोकनाथम, लोकनाथम, बस वही है। तो बेटा क्या आ जाएगा लोकानाम नाथम, लोक का नाम नाथ है भी लिख सकते हो या नाथम भी, ठीक है। जैसा आपको दे रखा है, अगर नाथ दे रखा है तो नाथ कर दो, और नाथम दे रखा है तो आप उसमें नाथम कर दो। अब आ जाए जैसे कृष्णस्य, कृष्णस्य भक्त है, तो बेटा कृष्ण के भक्त, तो आप सीधे सीधे देख रहे हो कि यहाँ पर जो शब्द मिल रहे हैं वो ऐसे क्या शब्द मिल रहे हैं जिसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, सब में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, सब में। तो बेटा कृष्ण भक्त क्या बन गया कृष्णस्य भक्त, राम भक्त हो तो रामस्य भक्त बन जाएगा। गंगा जल, ये शब्द मिला आपको पेपर में, तो इसमें भी आपको गंगा का जल, गंगा का जल का के आता है, और बेटा का क्रम जो मैंने कल टॉपिक पढ़ाया तो आप नहीं देखा तो आप उसको भी देख लीजिएगा, उसमें मैंने विस्तार से इन चीजों के बारे में बता रखा है। षष्ठी विभक्ति का चिन्ह होता है काके की। राजा का पुरुष, राग्य पुरुष, राजपुत्री, राजा की पुत्री राज्य पुत्री, राजा का पुत्र राजपुत्र कहलाता है, राज्य पुत्री हो पुत्र हो गया। उसके बाद राज उद्यान, बेटा राज उद्यान का क्या बन जाएगा राज्य उद्यान, राजा का उद्यान, लोक का ईश्वर, लो संसार का ईश्वर, देवताओं का ईश्वर, सब में काके की आ रहा है। नरपति राजा, जनता का पति, संसार का नाथ, संसार का नाथ, कृष्ण का भक्त, गंगा का जल। तो हर जगह आपको क्या शब्द मिल रहे हैं यहाँ पर काके की ही शब्दों का प्रयोग हो रहा है। जैसे मिले संस्कृत पुस्तकम, संस्कृत पुस्तकम, इसका क्या करोगे तो आप इसको तोड़कर देख लो, संस्कृत की पुस्तक, संस्कृत की पुस्तक का क्या बन जाएगा यहाँ पर संस्कृतस्य पुस्तकम, संस्कृत की पुस्तक का क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पर संस्कृतस्य पुस्तकम, संस्कृत की पुस्तक, इस प्रकार से, ठीक है जी। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे, एग्जांपल्स थे, या एक एग्जांपल लेता हूं मैं इसमें, कवि कुल गुरु, ये भी कई बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, कवि कुल गुरु, या सीधा सीधा मिल जाए कुल गुरु, तो कुलस्य गुरु, तो कुल का जो गुरु है वो, कुल का गुरु, ये भी कई बार पेपर में आया हुआ है, याद ध्यान रखिएगा ये पॉइंट को। कुल गुरु, इसमें कौन सा समास है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कुल का गुरु, तो आपने क्या कर दिया कुलस्य गुरु, ठीक है बच्चा। तो ये था आपका वह समास जो षष्ठी विभक्ति में एक शर्त के, एक सूत्र के साथ स्टार्ट होता है, इस सूत्र का नाम होता है षष्ठ्यांत, और षष्ठ्यांत शब्द का संबंध के साथ जब प्रयोग होता है तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है षष्ठी विभक्ति का यहाँ पर बच्चा क्या होता है प्रयोग होता है। इसके बाद और इसके सूत्र चलते हैं षष्ठी विभक्ति के, उनको लेकर बात कर लेते हैं। दूसरा सूत्र इसमें कहता है षष्ठी विभक्ति के अंतर्गत ही अर्ध नपुंसकम, एक सूत्र है अर्ध नपुंसकम। ये सूत्र क्या कहता है, ये कहता है अगर नपुंसकलिंग शब्द हो और उससे आगे या पीछे अर्ध शब्द का प्रयोग हो, यदि क्या हो नपुंसकलिंग शब्द हो
यदि नपुंसकलिंग शब्द हो तथा इस नपुंसकलिंग शब्द के आगे या पीछे अर्ध शब्द का प्रयोग हो, अर्ध शब्द का प्रयोग हो तो उसे क्या कहा जाता है? ये सूत्र से आपका अर्ध नपुंसक शब्द बनेगा। इसका सिर्फ एक ही एग्जाम्पल पेपर में आता है और वो ही आपका इंपॉर्टेंट है। वो एग्जाम्पल इस प्रकार से मिलता है, अर्ध पीपली, इसमें कौन सा समास है? ये इंपॉर्टेंट है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग पेपरों में यही आपको एग्जाम्पल मिलेगा। बच्चा अर्ध दिखा अपने को और नपुंसकलिंग शब्द है पीछे, तो बस आपको इसको क्या करना है? षष्ठी विभक्ति में चेंज कर दो। क्या बन जाएगा? पीपल्याः अर्धम इति, पीपल्याः अर्धम इति। ये लो जी, यदि आपको मिल जाए अर्धग्रामम, अर्धग्रामम, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस क्या करना है? ग्रामस्य अर्धम इति, ग्रामस्य अर्धम इति। बाकी अर्ध पीपली तो आप ये समझ लो कि बहुत बार पेपर में है और लगभग पेपर में पूछे जाने वाला शब्द है। यदि बच्चा ये मिल जाए अर्धरामम, अब राम शब्द जो है ये पुल्लिंग में आ गया, तो ये तो आपका इसमें शामिल होगा नहीं। अपने क्या चाहिए यहाँ पर? नपुंसकलिंग चाहिए। तो नपुंसकलिंग का अर्थ बच्चा यहाँ पर यही होते हैं। यदि आ जाए अर्धवृक्षम तो उसका हो सकता है अर्धवृक्षम, क्या बन जाएगा? वृक्षस्य अर्धम, वृक्षस्य अर्धम इति। ठीक है जी, तो ये दूसरा सूत्र था षष्ठी विभक्ति का ही, अर्ध नपुंसकम। ये कहता है कि अर्ध शब्द आगे मिले या पीछे मिले, कहीं पर भी मिले, लेकिन हमें क्या चाहिए? अर्ध शब्द चाहिए और पीछे क्या होना चाहिए? नपुंसकलिंग शब्द हो तो वहां पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा वहां पर। अगला सूत्र लेते हैं बच्चा इसके अंतर्गत, और सूत्र इसका अगला आता है, वो कहता है इसमें कुछ शब्द मिलेंगे अपने को, पूर्व, उत्तर, अधर, अपर, ये चार शब्द है। शब्दों वाला सूत्र है बेटा ये, षष्ठी विभक्ति में शब्दों वाला कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वही आए। इसमें कुछ चार शब्द बता रहा है, पूर्व, उत्तर, अधर और अपर, ये चार शब्द मिले हैं। बस आपको क्या करना है? ये सब जहां दिखे वहां षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे यहां पर एग्जाम्पल देखिएगा, एक शब्द मिला पूर्व कायम, बस यही एग्जाम्पल में यही पूछे जाएंगे, पूर्व कायम। दूसरा आ जाए उत्तर कायम, फिर एग्जाम्पल आ जाए अधर कायम, और एक एग्जाम्पल फिर आ जाए यहां पर अपर कायम, अपर कायम। बड़े ही आसानी से आप इनको कर सकते हो। पूर्व, उत्तर, अधर, अपर, हर जगह ये शब्द मिले हैं और बस आपको इसको चेंज करना है। तो पीछे है उसको आगे, आगे जो उसको पीछे रख दो, और पीछे उसको आगे रख दो, पूर्व को पीछे कर दो और यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर दो। क्या बन जाएगा? कायस्य पूर्वम। बस उत्तर कायम, तो यहाँ पर भी यही आ जाएगा, यही आ जाएगा कायस्य उत्तरम। फिर अधर कायम का यहाँ पर आ जाएगा कायस्य अधरम, कायस्य अधरम, और अपर कायम का क्या बन जाएगा? यहां पर कायस्य अप्रम। तो इस प्रकार से आपने षष्ठी विभक्ति का इस शब्दों वाला भी एक पॉइंट देखा है, जिसके अंतर्गत पूर्व, अधर, उत्तर और अपर शब्द यदि आपको मिलते हैं तो यहाँ पर आपको षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है, और पूर्व वगैरह जो उत्तर, अधर, अपर शब्द रखे इनको आपको पीछे यूज करना है। एक और लास्ट इसमें आता है, उसके अंतर्गत बहुत सारे शब्द आते हैं, उन शब्दों को लेकर के और अपन जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि उनमें से क्या है कि जब शब्द देता है और शब्दों में से कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि इस शब्द में कौन सा समास है। उस शब्द में जैसे ही जैसे ये दे दिया पूर्व, इधर शब्द दे दिया, ये ऐसे एग्जाम्पल दे दिया, तो ऐसे अगला सूत्र आपके सामने है, चौथे नंबर का सूत्र है षष्ठी विभक्ति का ये। इसमें भी कई शब्द आते हैं, जैसे एक शब्द मिलेगा आपको याचक। याचक क्या होता है? मांगने वाला, ठीक है, याचक, ठीक है। तो एक मिला याचक, एक मिला पूजक, एक मिला परिसेवक, एक शब्द मिलेगा परिचायक, और एक शब्द मिलेगा परिचालक। यदि आपको ये शब्द जहां मिलते हैं
तो वहाँ आपको निसंदेह षष्ठी विभक्ति का ही प्रयोग करना है और कुछ नहीं करना बेटा इसमें। कैसे? जैसे देव पूजकः शब्द मिल गया, देव पूजकः, षष्ठी विभक्ति प्रयोग करेंगे। राज्ञ पूजकः, राज पूजकः, राज सेवकः, राज परिचायकः, अब देखो यहाँ परिचालक शब्द है। परिचालक का अर्थ यहाँ पर क्या होता है? बस चलाने वाला। ठीक है, जैसे मिले बस परिचालक है तो बस वही आपको यहाँ शब्द लिखना है। लास्ट में अपने को देखना है शब्द है या नहीं है, चाहे आगे कुछ भी हो, बस परिचालक शब्द मिला या षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते चलो और आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है बेटा, देव पूजक देवश्य पूजक हो जाएगा, देव की पूजा, देवश्य पूजक है। उसके बाद राज्ञ पूजक है, राज पूजक है तो राज्ञ पूजक है, षष्ठी विभक्ति लगा दिया। राज सेवक है तो राज्ञ सेवक है। राज परिचायक है, राज्ञ परिचायक है। और यदि मिले बस परिचालक है तो इसको अपन क्या कर देंगे? बस यानम परिचालक है। तो इस प्रकार से आपने इसमें दो सूत्रों को देखा है, जो अलग षष्ठ्यांत सूत्र था और एक सूत्र आया था अर्ध नपुंसकम, और दो ऐसे सूत्र आए हैं जिसके अंदर शब्दों का प्रयोग होता है और शब्दों में हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक तो ये थी आपकी षष्ठी विभक्ति। पंचमी और षष्ठी विभक्ति क्लियर क्या है? अब बात करते हैं अपन सप्तमी विभक्ति को लेकर के। बच्चा सप्तमी विभक्ति जो है, इस सप्तमी विभक्ति के किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? यहाँ पर 2 पॉइंट आपके पेपर में क्वेश्चन पूछता है। एक शब्द तो आता है सोंड शब्द का, लगभग तो पेपर में यही मिलेगा आपको, अक्ष सोंड इस शब्द में कौन सा समास है? 101% आपको यही मिलेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और दे देता है, थोड़ा सा विभक्ति का चेंज करके देता है, तो वो भी आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। एक तो यहाँ पर सोंड शब्द का मिलेगा और एक दूसरा और आपको यहाँ पर कुछ शब्द मिलेंगे, उन शब्दों को लेकर अपन डिस्कस करेंगे। जैसे प्रवीण, तो वीणा में कोई बजाने वाला, कोई वीणा बजाने में प्रवीण जो हो, तो वाक्पटु बोलने में बहुत अच्छा हो, तो इस प्रकार से ऐसा कि जो सबसे बेस्ट हो, उस बेस्ट को दिखाने के लिए भी सप्तमी विभक्ति का यहाँ पर प्रयोग होता है। तो पहला तो कहता है कि इसमें आपको सोंड शब्द मिलेगा। कौन शब्द मिलेगा बच्चा? सोंड शब्द मिलेगा। और जहां सोंड शब्द मिल जाए वहां पर कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी विभक्ति होती है। बस यही याद रख लो। तो इसके एग्जाम्पल सिर्फ एक ही याद रखना है आपको, वहां पेपर मिलेगा अक्ष सोंड इस समास, इस शब्द में कौन सा समास है या इसका समास का सही विग्रह करेगा? तो इसका सही विग्रह हो जाएगा सप्तमी विभक्ति आपको लगाना है यहाँ पर अक्षेषु सोंड, बस इतना सा आपको करना है बच्चा। ठीक है जी, अक्षेषु सोंड करो और सप्तमी विभक्ति को लॉक कर दो, आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट करते हैं अपन, इसमें सोंड का आया था। दूसरा पॉइंट बच्चा, बहुत सारे शब्द आते हैं, उन शब्दों को लेकर यहाँ पर बात कर रहा हूं मैं। जैसे यदि आपको शब्द मिल जाए अधि, एक यदि आपको शब्द मिले अंतर, एक शब्द मिले सिद्धि, एक मिला अधि, एक मिला अंतर, एक मिला सिद्ध या सिद्धि, सिद्ध कर सकते, सिद्धि तो नहीं बनेगा, सिद्ध बनेगा। प्रवीण, पटु, वाक्य पटु तो वाच पटु बन जाएगा। फिर है शुष्क, मगन, शुष्क मगन। जैसे मगन का क्या होता है? जैसे जल में मगन, तो जल में मगन, तो जले मगन यहां पर शब्द बन जाता है। पक्व, धूर्त, पक्व, अधि, अंतर, सिद्ध, प्रवीण, पटु, ये हो गया। और मगन, पक्व, धूर्त। फिर है इसमें एक पंडित, पंडित को भी याद रख लो। जैसे नीति में निपुण है जो, तो निपुण भी आ जाएगा, पंडित है। नीति निपुण, तो निपुण शब्द मिलेगा आपको। इसके अलावा फिर आपको एक याद रखना है कुशल, सबसे बेस्ट जो दिखाने वाले शब्द होते हैं उसमें फिर आपको ये शब्द याद रखने हैं बच्चा। ये शब्द जहां पर मिलेंगे वहां पर कौन सी विभक्ति हो जाएगी? आपकी सप्तमी विभक्ति हो जाती है। आधि, अब जैसे मैं यहाँ पर कुछ इनके एग्जाम्पल्स लेकर चल रहे हैं। एक शब्द है जैसे निपुण का लेता हूँ पहले, तो नीति निपुण, इस प्रकार से यदि आपको पेपर मिलेगा नीति निपुण में कौन सा समास है, तो बस यहाँ पर निपुण शब्द मिला और इसका सप्तमी विभक्ति कर दो नीति का, और पीछे आप एज लिख दो, तो क्या बन जाएगा? नितौ निपुणु। नीति निपुण शब्द है,
इसका आपको क्या लिखना है, सप्तमी विभक्ति करके नितौ करके और फिर निपुण है, नितौ निपुण है। तो इस प्रकार से आपको इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते चलना है। नितौ निपुण है, वीणा प्रवीण है, वीणा प्रवीण है। यहाँ पर क्या करना है, वीणा है इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे, प्रवीण शब्द पीछे इस वजह से, तो क्या बन जाएगा, वीणायाम प्रवीण है। नीति निपुण है, नीतौ निपुण है, वीणा प्रवीण है, वीणायाम प्रवीण है। रस सीधई, रस सिद्ध, सिद्ध शब्द मिला, इस वजह से इसमें अपन ने कौन सी विभक्ति का प्रयोग कर दिया, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया और बन गया रसई सिद्ध है। वाक्पटु, वाक्पटु। अब जैसे आपने वाक्पटु किया तो पटु शब्द देखते ही आपने इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कर दिया और बन जाएगा वाचापटु, वाचापटु। उसके बाद अगला एग्जाम्पल आता है, शुष्क का लेते हैं, आतप शुष्क, आतप शुष्क बन जाएगा इसमें सप्तमी विभक्ति करके आतपे शुष्क। मध्यांतर, मध्यांतर, इसमें अपने क्या करना है, सप्तमी विभक्ति लगाएंगे और मध्य अंतर, मध्य अंतर, मध्यांतर का हो गया मध्य अंतर। पंडित, सभा पंडित, तो यहां हो जाएगा सभायाम पंडित है, सभा पंडित, सभायाम पंडित है। तो आप इस प्रकार से एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं कि जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनमें ये ही शब्द यहाँ पर बार बार रिपीट हो रहे हैं और जहाँ ये शब्द आपको मिल जाए वहाँ आप कौन सी विभक्ति का प्रयोग करोगे, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करोगे। जल मगन, तो जले मगनम। तो इस प्रकार से आपका यह पॉइंट क्लियर हुआ। इस वाली वीडियो में हमने जाना है चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, इन तीन विभक्तियों को, जो तत्पुरुष समास की तीन विभक्तियां हैं। इसमें हमने व्याधिकरण तत्पुरुष समास को कंप्लीट किया है। तो व्याधिकरण तत्पुरुष समास वो होता है जिसपे विभक्तियों का लोप होता है। इसके अंतर्गत हम द्वितीय से लेकर सप्तमी विभक्तियों का लोप होता है। और समानाधिकरण तत्पुरुष समास में विभक्तियां जो होती है समान होती है। अगली जो वीडियो आएगी तत्पुरुष समास की, उसमें हम समानाधिकरण तत्पुरुष के बारे में चर्चा करेंगे। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, इन तीनों विभक्तियों को मैंने पीछे वाली वीडियो में कंप्लीट किया है। और आज इस वाली वीडियो में जो कंप्लीट टॉपिक हुआ है वो चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी को कंप्लीट कर दिया। यदि आपको मेहनत अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने शॉर्ट नोट्स को तैयार करते चले। वीआरबी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। आप जिस भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो उसको लेकर यदि आपको किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। निसंदेह आपके कमेंट को आपका आंसर दिया जाएगा। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। मिलते हैं अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।